हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू माय चैनल द ट्रैवल मैन। टुडे हाउ यू गाइस डूइंग। बारिश हो रही है, जल्दी से मुझे इस वीडियो को ख़त्म करना है और मैं खड़ा हूँ अपना डे एंड कर रहा हूँ आईफिल टावर के पास। कल मैं जा रहा हूँ यहाँ से स्पेन। एनीवेज बात करते हैं फर्स्ट इम्प्रेशंस की। तो पहली बात तो ये हॉस्टल जो मैंने बुक किए हैं ये 137 यूरोस के किए हैं। ट्रेन्स जो हैं यहाँ पे काफ़ी बड़ा नेटवर्क है ट्रेन्स का, अगर देखा जाए काफ़ी स्पेशियस हैं एंड दे रन ऑन टाइम। मेट्रो स्टेशंस जो हैं थोड़े से दूर आपको लग सकते हैं, मतलब कि कुछ स्टेशंस काफ़ी कॉम्प्लेक्स भी हैं और अगर आपको कहीं पे जाना भी है किसी लैंडमार्क में तो स्टेशंस का रास्ता जो है काफ़ी ज़्यादा लंबा है। दूसरी चीज़ आपको बता दूं कि यहाँ पे अगर आप टिकट ले भी लेते हैं तो टिकट लेने के बाद जो होता है या कार्ड को रिचार्ज कराएं, यहाँ कार्ड बनता है एक्चुअली। उसके बाद क्या होता है कि कई बार बीच में रैंडमली आपके टिकट की चेकिंग होती है। तो जब आप डी बोर्ड करके निकलते हैं ट्रेन को तो कुछ ऑफिसर्स यहाँ खड़े होंगे जो कि आपकी टिकट को जो है चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे, स्कैन करेंगे, उसके बाद आपको जाने देंगे। तो ये नहीं है कि आपको बिना टिकट के ट्रैवल करना यहाँ पे रिस्की हो सकता है। इसके बाद जो मैंने चीज़ नोटिस की, जिस दिन पहले दिन आया तो मैं हैरान हो गया कि मुझे एक टाइम ये लगा कि मैं क्या पेरिस में हूँ या कहीं और हूँ। तो मैंने देखा बहुत बड़ी अफ्रीकन कम्युनिटी है यहाँ पे जो रहती है और मैंने कुछ जापानीज़ भी स्पॉट किए हैं, एक्सपैट्स जो होते हैं जापानीज़, उनकी पॉपुलेशन मुझे थोड़ी ज़्यादा लगी है। जापानीज़ मतलब कंपैरेटिवली अफ्रीकन्स के तो कम ही हैं, लेकिन अफ्रीकन सबसे ज़्यादा हैं। कुछ तो बहुत पुराने टाइम से रह रहे हैं जिनके पास सिटीजनशिप, और कुछ नए हैं जो काम ढूंढने के लिए यहाँ पे आए हैं। इसके बाद मुझे थोड़ी चीज़ एक ख़राब लगी, मेट्रो स्टेशन में जाएँ या किसी पब्लिक एरियाज़ में जाएँ, कई बार आपको मांगने वाले या बेगर्स वगैरह मिल जाते हैं यहाँ पे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि फ्रांस जैसी कंट्री में भी ये सब चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, लेकिन यस दैट्स ट्रू। एक दो मैंने इंस्टेंसेस यहाँ पे देखे हैं जहाँ पे पीपल आर जस्ट यूरिनेटिंग। कुछ मतलब अच्छी खासी लैंडमार्क के पास जो है यूरिनेट कर रहे हैं। मैंने इक्का दुक्का केसेस देखे हैं, लेकिन मुझे वो भी देखे यहाँ पे ताजुब हुआ। फिर मैंने नेक्स्ट चीज़ देखा है कि स्ट्रक्चर तो पुराना है, लेकिन जितना फ्रांस एक पुराना शहर है उतना ही नया लगता है। इतना मेंटेन करके रखा है फ्रांस को। काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि लोग फ्रेंच में ही जवाब क्यों देते हैं, हम इंग्लिश में बोलते हैं लेकिन फ्रेंच में देते हैं। एक्चुअली इन लोगों को फ्रेंच ही आती है, इंग्लिश ज़्यादा अच्छे से नहीं आती है। इवन मैंने देखा है कि सिर्फ इंडियंस के साथ ही नहीं, अगर ये ब्रिटिशर्स के साथ भी इंटरेक्ट कर रहे हैं तो भी उनको जवाब फ्रेंच में देते हैं। तो उसका जो मेन रीज़न यही है कि लैंग्वेज प्रॉब्लम बैरियर है यहाँ पे, क्योंकि मैंने एक दो बार ट्रांसलेट वगैरह यूज़ करके उनको इंग्लिश में पढ़ाया तो उन्होंने रिकग्नाइज़ किया कि ओके तो आप इंग्लिश में ये कह रहे हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ लोग ये समझते हैं, कुछ परसेप्शन ये है फ्रेंच लोगों के बारे में कि इनके अंदर ईगो प्रॉब्लम है, इसलिए वो फ्रेंच में जवाब देते हैं, इंग्लिश में नहीं देना चाहते। एनीवेज ये थी कुछ मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस, मेरे जो ऑब्जर्वेशंस थी वो मैंने शेयर किया आपके साथ। इसके बाद अब मैं जो बात करना चाहता हूँ फटाफट से ख़त्म करता हूँ, क्योंकि बारिश यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ चुकी है और मैंने अपनी चीज़ें नोट करके रख ली हैं जो मेरे को आपको बतानी है। हम बात करने लगे हैं जो कॉस्ट ऑफ लिविंग की है। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग के मामले में क्या है कि देखिए, एयरपोर्ट से सिटी तक का जो मेरा खर्चा लगा है वो 13 EU का लगा है, और इतना ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जब मैं वापस जाऊँगा एयरपोर्ट सिटी से। सिम कार्ड वगैरह, एक कार्ड आपको बनवाना पड़ता है, टूरिस्ट कार्ड वगैरह आपको बनवाना ही पड़ेगा, कोई टोकन आपको नहीं मिलता है। तो अगर आप टिकट बाई कर रहे हैं तो एक कार्ड आपको, जिसकी कॉस्ट है 2 यूरो, प्लस अगर आप कहीं पे भी ट्रैवल करते हैं, किसी भी डेस्टिनेशन में जाते हैं, एक फ़िक्स प्राइस है 2 यूरो 50 सेंट्स। ठीक है, ये आप ध्यान में रख लें। क्या ये महंगा है? फ्रांस डेफिनेटली महंगा, और ग्रीस से ये मुझे काफ़ी ज़्यादा महंगा लगा, और सिटी से भी मुझे सबसे ज़्यादा महंगा लगता है। एनीवेज मैं फटाफट से बात करता हूँ कि अगर मैं पिज़्ज़ा, बियर वगैरह रेस्टोरेंट में खाता हूँ, मान लीजिए मैंने कोई वाइन ली है, मैंने बियर लिया, तो मेरा जो टोटल कॉस्ट आ सकता है वो 25 यूरो का आ सकता है मिनिमम, जिसमें टिप जो होती है एक्सपेक्ट करता है, जो वेटर होता है एक्सपेक्ट करते हैं यहाँ पे, लेकिन कोई फोर्स नहीं करता। अगर आपको जितना पे करना आप उतना पे कर सकते हो एज़ यू विश। तो जैसे कि मैंने यूजुअली 1 यूरो दिया, तो 25 अगर यूरो का मेरा बिल आया तो मैंने 1 यूरो दिया, उसको टोटल 26 यूरो मेरे यहाँ पे लगे, और कार्ड से डिडक्ट कर लेते हैं, आपको अलग से कैश में देने की ज़रूरत नहीं है, वो कार्ड में इंक्लूडेड कर लेते हैं। फिर आगे बात करते हैं सिविनर्स की। तो सिविनर्स वगैरह मैंने जैसे लिए आईफिल टावर से यहाँ पीछे से लिए, तो वो मुझे पड़े हैं 34 यूरोज़ की। डिपेंड करता है अब आप कितनी बड़ी चीज़ लेते हो, काफ़ी प्राइसी है, लेकिन यहाँ पे लेट मी टेल यू, आप कहीं बाहर से ले लेंगे तो अगर आप आईफिल टावर का कोई मिनिएचर वगैरह लेते हैं जो यूजुअली आपको यहाँ पे 12-13 यूरो का पड़ता है, वो बाहर कहीं आपको 8 यूरो का पड़ सकता है। ठीक है, तो आप कहीं से भी आप स्ट्रीट से बाय कर सकते हैं, यहाँ से लेना ज़रूरी नहीं है। इसके बाद ग्रॉसरीज़ वगैरह जैसे मैंने ली, जैसे कि 3 बियर के कैंस लिए, बटर लिया, ब्रेड लिया अपने लिए पहले दिन, तो उसका जो मेरा ख़र्चा यहाँ पे आया है वो आया है 12.5 यूरो। इसके अलावा अगर मैंने दूसरे दिन ग्रॉसरी ली जिसमें मैंने सोप, वाटर और 2 कैन बियर के लिए, तो वो मुझे पड़े 11.55 यूरो के।
अब मैं ये सब चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपके मेरे जो कॉस्ट और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो वेरी कर सकता है, लेकिन इस वीडियो से आपको आइडिया ये लग जाएगा कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और ये कितना महंगा है आपके लिए, या पर डे आपको कितना अपना बजट बना के चलना चाहिए। फिर इसके साथ कुछ की टेकअवेज़ हैं मेरी तरफ से। पहली बात तो है कि बजट जो आपको रखना है वो 40 to 60 यूरोज़ का पर डे का आप मान के चलें यहाँ पे। इसके अलावा जो टिकट है हमेशा जो कार्ड है अपने पास रखें, उसे घुमाएं ना, क्योंकि यहाँ पे कई बार मैंने आपको बताया कि रैंडमली चेकिंग होती है जब आप ट्रेन को डीबोर्ड करके निकलते हैं। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे नोटिस की है। प्लस जो भी आप शॉपिंग करना चाहते हैं कंसिडर लोकल शॉप्स, लेकिन अगर ग्रॉसरी की शॉपिंग करते हैं तो लोकल शॉप्स को अवॉइड करके, क्योंकि कुछ लोकल शॉप्स कुछ भी आपको चार्ज कर सकती हैं, लेट मी टेल यू। तो जो प्रॉपर सुपर मार्केट्स या स्टोर्स होते हैं वहाँ से बाय करें तो आपके लिए, ग्रॉसरीज़ को बाय करें तो आपके लिए अच्छा है। इसके अलावा हॉस्टल्स जो हैं बहुत अच्छे हैं। अगर आप एवरेज हॉस्टल की बात करेंगे उसकी में भी काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे, लेकिन हाँ प्राइस ही यहाँ पे हो सकता है। जैसे कि मैंने 137 यूरो दिए हैं, लेकिन इसमें ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड है। ऑलराइट गाइस, तो ये था फ्रांस की जो फर्स्ट इंप्रेशंस और जो बजट की अगर आप बात करें तो मेरा खर्चा जो आया है 3-4 दिनों के अंदर वो सिर्फ 15,000 रुपये आया है। थोड़ा सा हायर साइड पे आप लेके चलें इसको, बिकॉज फ्रांस इज़ रियली एक्सपेंसिव। इवन फॉर दैट मैटर मैंने अगर कोई बेवरेजेस वगैरह पी हैं तो वो भी मुझे यूजुअली किसी भी जगह पे 450 यूरो की पड़ जाती हैं। तो वो एक बहुत एक्सपेंसिव अफेयर होता है कि एक फैंटा का कैन या कोक का कैन जो है आपको 450 यूरो का पड़ रहा है। जो पानी की बॉटल है वो इतनी एक्सपेंसिव है यहाँ पे कि 250 यूरो की पानी की बॉटल यहाँ पे मिनिमम है। तो आप ये सारे खर्चे लगा के चलेंगे। अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो ठीक है, कुछ एडवांटेज आपको हो सकती है, लेकिन होटल्स पे रहते हैं तो आपको पानी भी रोज़ ख़रीदना पड़ सकता है, कॉम्प्लीमेंट्री जो मिलता है उसके ऊपर। तो आप सोच सकें कि 250 रुपये की पानी की बॉटल अगर आप 5 बॉटल दिन में पी जाते हैं या आप 3 बॉटल पी जाते हैं, इमेजिन कि 1000 रुपये का पानी तो आप पी रहे हैं। ओके गाइस, मैं इस वीडियो को यही ख़त्म करता हूँ। इसमें मैंने आपको फर्स्ट इंप्रेशंस जो मुझे लगे यहाँ पे 4 दिनों के अंदर, और जो मेरी आइटनरी थी वो मैं अलग से वीडियो बना के उसमें डालूंगा। एंड प्लस जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर ली कि मेरा कितना खर्चा आया या आपका कितना आ सकता है, आपको अंदाज़ा लग जाएगा इन 2025। जाने से पहले रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। गुड बाय, टेक केयर, बाय।